हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी आखिरी सवाल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 2018 केरला से, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ यानी कि आरएसएस के एक वर्कर को एक दिन दहाड़े बेरहमी से मार दिया जाता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं 2026 मुंबई में, जहाँ हम एक कॉलेज के स्टूडेंट विकी को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में नडकर्णी के पास जाता है। एक्चुअली नडकर्णी वहाँ का प्रोफेसर है और साथ ही वो आरएसएस का मेंबर भी है और काफी टाइम से उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब विकी नडकर्णी पर किस बात पर गुस्सा था, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। एक्चुअली वो नडकर्णी से 3 साल पहले मिला था। 3 साल पहले वो आरएसएस के ऊपर थीसिस लिख रहा था और इसी के लिए वो नडकर्णी से मिलने गया था, क्योंकि वो चाहता था कि नडकर्णी उसकी मदद करे। अब नडकर्णी ने ये सुनने के बाद विकी से एक सवाल पूछा कि आरएसएस की स्थापना किसने की थी, जिस पर विकी बताता है कि केशव बालीराम हेगदेवर इसके फाउंडर है और इनका जन्म 1 अप्रैल 1899 को हुआ था। अब विकी का ये जवाब सुनकर नडकर्णी काफी खुश होता है और वो विकी की मदद करने लगता है। जिसके बाद विकी की थीसिस कंप्लीट हो जाती है, बट उसके बाद नडकर्णी उसकी थीसिस को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि विकी ने आरएसएस पर काफी सारे सवाल उठाए थे। उसका कहना था कि आरएसएस एंटी नेशनलिस्ट है और ये देखकर ही नडकर्णी ने उसकी थीसिस रिजेक्ट कर दी थी और इसी वजह से विकी आज उनके साथ लड़ने के लिए यहाँ पर आया था। अब नडकर्णी देखता है कि उसके केबिन के बाहर काफी सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी थी। वो सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर नडकर्णी क्या जवाब देता है। अब इन सभी लोगों के बीच प्रोफेसर पल्लवी भी होती है, जो कि ये ड्रामा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। विकी सभी लोगों के सामने नडकर्णी से सवाल पूछने लगता है और साथ ही वो सभी को बताता है कि कैसे नडकर्णी ने उसकी थीसिस को रिजेक्ट कर दिया है। अब इस सब का पल्लवी ने वीडियो बना लिया था और वो उसे वायरल कर देती है। अब ये बस टीचर और स्टूडेंट की नहीं, बल्कि पूरे देश का मुद्दा बन चुका था। आरएसएस के ऊपर काफी सारे सवाल उठाए जा रहे थे, जिसका जवाब विकी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को चाहिए था। इसको लेकर जगह जगह नारेबाजी होने लगती है, यहाँ तक कि लोग सड़कों पर उतर चुके थे। उनका मानना था कि विकी की आवाज को दबाया जा रहा है। अब यहाँ पर विकी की फैमिली की बात करें तो विकी अपनी माँ के साथ रहता है। जिसके बाद हम पल्लवी को देखते हैं, जो कि विकी से कहती है कि वो नडकर्णी की विंग छोड़कर उसकी विंग में आ जाए। इस पर विकी उससे पूछता है कि उसकी विंग कौन सी है, तो पल्लवी कहती है कि उसकी लेफ्ट विंग है, जो कि हमेशा राइट रहती है। अब इस पॉइंट पर विकी की गर्लफ्रेंड सारा उसे समझाती है कि ये सब लोग उसकी कंधों पर बंदूक रख के गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट विकी उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था और इसी वजह से कॉलेज के वाइस चेयरमैन विकी और नडकर्णी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जहां पर वो दोनों को समझाते हैं कि वो आपस में इस मसले को सॉर्ट आउट कर दें। लेकिन उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि विकी को लगता है कि इसके जवाब उसे चाहिए। जिसके बाद जब विकी और नडकर्णी मीटिंग करके बाहर आते हैं तो सारे स्टूडेंट्स ने उन्हें घेर लिया था। जिसके बाद विकी नडकर्णी से कहता है कि वो उससे 5 सवाल करना चाहता है और अगर नडकर्णी 5 सवालों के जवाब दे देता है तो वो खुद ही थीसिस को सबमिट नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद नडकर्णी भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद विकी अपना पहला सवाल उससे पूछता है कि आरएसएस को अब तक 3 बार बैन किया गया है, जिसमें से पहली बार तब बैन किया गया था जब आजादी के तुरंत बाद गांधी जी को मार दिया गया था। तब सरकार ने इस संघ को बैन किया था। अब अगर सरकार किसी को बैन करती है तो इसका मतलब यही हुआ कि आरएसएस एंटी नेशनलिस्ट है। अब इस सवाल का जवाब देते हुए नडकर्णी कहता है कि सरकार ने कुछ टाइम के लिए आरएसएस को बैन किया था और उसे हटा भी दिया था, बट बाद में उन्होंने इस बैन को हटा दिया था। अगर आरएसएस एंटी नेशनलिस्ट होते तो कभी भी उस बैन को हटाया ही नहीं जाता। अब ये सब सुनने के बाद कहानी शिफ्ट होती है 30 जनवरी 1948 को, जब आरएसएस के सेकेंड चीफ गोलवलकर को गांधी जी की मौत की खबर मिली थी और उन्होंने अपने संघ में 13 दिनों के लिए शोक की घोषणा की थी। अब गोडसे ने गांधी जी को मारा होता है और वो पहले से ही आरएसएस का मेंबर था, बट बाद में उसने आरएसएस छोड़ दिया था। अब गांधी जी को गोली मारकर उनको मार दिया था। जिसके बाद पुलिस और सरकार यही साबित करने में लग जाती है कि इस समय गोलवलकर की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब गोलवलकर खुद जाकर गोडसे से मिलते हैं और उसके बाद गोडसे जाकर अदालत में यही बताता है कि उसने गांधी जी को मारा क्योंकि वो एक अखंड भारत चाहता था और उसका गांधी जी को मारना ये खुद का डिसीजन था, ना कि आरएसएस का। अब ये सब सुनने के बाद ही गवर्नमेंट ने आरएसएस के ऊपर जो बैन लगाया था उसे हटा दिया गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर विकी को अपने पहले सवाल का जवाब मिल चुका था। जिसके बाद विकी अपना अगला सवाल पूछता है, जो था 1975 की इमरजेंसी के बारे में, जब अपोजिशन तक को जेल में डाल दिया गया था। आरएसएस के भी कई सारे लीडर्स जेल में थे। तब आरएसएस के लीडर्स ने खुद इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि वो उन्हें आज़ाद कर दें। एक तरह से वो उनसे विनती कर रहे थे।
अब इस पर नडकर्णी बताता है कि कभी कभी शेर भी शिकार करने के लिए छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। इसी तरह से संघ के लीडर को पता था कि उनके संघ के कई सारे लोग जेल में बंद हैं, जिनके परिवार वाले उनके लिए परेशान हो रहे थे, और इसी वजह से उनका ये फर्ज था कि वो अपने लोगों को इस मुसीबत से निकाले। और इसी वजह से उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, जिसके बाद ये संघ कमजोर या डरपोक नहीं बल्कि और भी ताकतवर होकर उभरा। इस पर विक्की कहता है कि अगर आपको इतना ही संघ पर विश्वास है तो उसका नेक्स्ट सवाल सच्चाई सामने जरूर लाएगा। वो यहाँ पर नडकर्णी से पूछता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद वाले कांड में जो कुछ भी आरएसएस ने किया था, क्या वो सही था? अब इस सवाल को पूछते ही वहाँ पर पल्लवी आ जाती है, जो कि विक्की और नडकर्णी को रोक देती है। साथ ही वो सारे स्टूडेंट्स को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद विक्की और नडकर्णी से कहती है कि वो भी यहाँ से चला जाए, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा। जो सुनने के बाद वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। पल्लवी ने उन्हें कैंपस के अंदर ये सब करने से मना कर दिया था। एक्चुअली पल्लवी चाहती थी कि विक्की अपने सवाल नडकर्णी से सबके सामने पूछे, ना कि थोड़े से लोगों के सामने। और इसी वजह से पल्लवी अपनी एक दोस्त काव्या को कॉल करती है, जिसका एक न्यूज चैनल है, और वो उसे बताती है कि वो एक शो स्टार्ट करे जहाँ पर नडकर्णी से विक्की सवाल पूछेगा और नडकर्णी को जवाब देना पड़ेगा, जिसके बाद आरएसएस की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अब ये सुनने के बाद काव्या को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने एंकर कबीर से कहती है कि उसे पता है कि कबीर भी नडकर्णी का स्टूडेंट है, और वो चाहती है कि कबीर ही जाकर नडकर्णी को इस शो पर लेकर आए। अब कबीर को नडकर्णी पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मानता था, जिसकी वजह से कबीर इसके लिए मान जाता है और वो खुद नडकर्णी के घर जाता है, जहाँ पर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो शो पर आ जाए और वहाँ पर सबके सामने उन सवालों के जवाब दे, ताकि सबके सामने सब कुछ क्लियर हो। बट नडकर्णी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर नडकर्णी की वाइफ प्रभा भी उन्हें समझाती है कि उसे उस शो में जाना चाहिए और सबके सामने आंसर्स देने चाहिए, बट नडकर्णी अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। साथ ही वो अपने कॉलेज से भी रिजाइन कर देता है, क्योंकि कॉलेज का वाइस चेयरमैन चाहता था कि विक्की और नडकर्णी एक दूसरे से माफी मांगे और इस मामले को खत्म कर दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग नडकर्णी के ऊपर काफी गुस्सा थे, वो उससे नफरत करने लगे थे, और इसी वजह से वो उसके मुंह पर कालिक फेंक देते हैं। ये देखकर नडकर्णी फैसला करता है कि अब वो सबके सामने सारे सवालों के जवाब देगा, ताकि वो सबका मुंह बंद कर सके। अब फाइनली डिबेट वाला दिन आ जाता है, जहाँ विक्की अपनी पूरी तैयारी के साथ स्टूडियो पहुंचता है। बाकी उसके सपोर्ट में भी काफी सारे लोग आए थे। अब नडकर्णी भी इस डिबेट के लिए आ जाता है, तो हम कबीर को देखते हैं, जो कि इस शो को होस्ट कर रहा था। कबीर सभी को शुरुआत से सब कुछ बताता है, जिसके बाद विक्की से कहता है कि वो अपना तीसरा सवाल पूछे। जिसके बाद विक्की पूछता है कि 1992 के दौरान आरएसएस के लोग बाबरी मस्जिद के ऊपर क्यों चढ़ गए थे, क्या उस दिन उन्होंने जो किया था वो अपराध नहीं था? इस पर नडकर्णी बोलता है कि वो काम आरएसएस का नहीं बल्कि उन सभी लोगों का है जिनके सब्र का बांध टूट गया था। वो बाबरी के ढांचे को दिखाते हुए बोलता है कि इसके ठीक बीचों बीच आर्कियोलॉजिस्ट को नीचे मंदिर के अवशेष मिले थे। इस हिस्से में अंग्रेजों के जमाने से इसे जन्म स्थान माना जाता था, लेकिन लोगों ने कानून का पालन किया और एक चबूतरे पर वो पूजा पाठ करने लगे। उन्हें अपने ही धर्म स्थान पर जाने की परमिशन नहीं थी, और आखिर कब तक वो ये सब सहते? उनके सब्र का बांध टूट चुका था और उसी वजह से उन्होंने उस ढांचे को भी तोड़ दिया। बाकी बाबरी मस्जिद नहीं सिर्फ एक ढांचा है, क्योंकि ये किसी भी इस्लाम कानून को नहीं मानता, और सरिया कानून के मुताबिक ये एक डिस्प्यूटेड लैंड पर बनाई हुई है, और ऐसे किसी भी जमीन पर बना हुआ ढांचा मस्जिद नहीं हो सकता। ये तुम समझ सकते हो तो समझ लो। साथ ही जब ढांचे के नीचे खुदाई की गई तो वहां पर मंदिर के कलश और पिलर्स मिले हैं, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे राम जन्मभूमि डिक्लेयर किया है। संघ की लड़ाई सिर्फ इसी जन्मभूमि को लेकर थी। ऐसे ही 2 और जगह है, अगर वो प्यार से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो सब्र का बांध एक दिन टूट ही जाता है। आदि नडकर्णी कहता है कि भारत देश में हिंदू मुस्लिम में कोई मतभेद नहीं है, मतभेद तुम जैसे लेफ्ट फिंगर्स फैलाते हो। अब नडकर्णी के इस जवाब को सुनने के बाद लोग 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिसके बाद विक्की अपना अगला सवाल पूछता है कि जब देश में सुनामी आई थी तो सभी लोकल अथॉरिटीज आगे आकर लोगों की मदद कर रही थी, और आरएसएस हमेशा दावा करती है कि वो लोगों की मदद के लिए और समाज सेवा के लिए है, तो वो लोग उस वक्त कहाँ गायब थे? अब विक्की सबूत के तौर पर नडकर्णी को एक वीडियो भी दिखाता है। इस पर नडकर्णी शांत होकर अपना सर झुका लेता है, पर तभी काव्या के पास प्रशांत नाम के एक बंदे का कॉल आता है, जो कि नडकर्णी के साथ बात करना चाहता था। अब कबीर उस कॉल को सबके सामने लगा देता है, जिसके बाद प्रशांत कॉल पर नडकर्णी से बात करता है। वो सबको बताता है कि सुनामी के वक्त नडकर्णी ने उसकी जान बचाई थी, बट इसी चक्कर में नडकर्णी की अपने बेटे की जान चली गई थी। फिर भी नडकर्णी इस बात का दुख ना मनाते हुए वो लोगों की मदद कर रहा था।
अब ये सुनने के बाद सब लोग काफ़ी हैरान थे, जिसके बाद प्रशांत बताता है कि आज वो नडकर्णी की वजह से ही जिंदा है। अब ये सुनने के बाद नडकर्णी प्रशांत से कहता है कि वो उस लाइफ में आगे बढ़े और तरक्की करे, वो उसके लिए उसके बेटे जैसा ही है। जिसके बाद नडकर्णी विकी को बताता है कि उस दिन आरएसएस के लोगों ने भी सबकी मदद की थी, बट वहाँ पर उन्होंने कैमरा में ये सब कुछ शूट नहीं किया था। वो जानते थे कि भगवान ये सब कुछ देखता है और इसी वजह से वो बस लोगों की मदद करने में बिजी थे। जिसके बाद वो विकी से कहता है कि वो उस वीडियो को आगे प्ले करे और उस वीडियो के एक क्लिप में आरएसएस के लोग भी रिकॉर्ड हो गए थे। नडकर्णी कहता है कि ये एक रिकॉर्ड हो गया, बाकी वो लोग हमेशा मदद करते हैं बट उनके इन कामों का सबूत नहीं है, लेकिन गिनती है, जिसे गिनते गिनते इंसान थक जाएगा। जिसके बाद बारी आती है पांचवें और आखिरी सवाल की। विक्की कहता है कि मुझे असल में आपसे एक सवाल पूछना था, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ सकता। तो वो कहता है कि 2018 केरला में श्रीनाथ नाम के एक आदमी को कुछ लोगों ने बेरहमी से मार दिया था। श्रीनाथ आरएसएस का ही मेंबर था और कहा जाता है कि आरएसएस ने श्रीनाथ को मरवाया था ताकि वो लोगों की सिंपैथी बटोर सके। आरएसएस क्या सबके साथ यही करता है? अब ये सुनने के बाद नडकर्णी भी काफी शौक था, क्योंकि कहीं ना कहीं विक्की आरएसएस पर लांछन लगा रहा था। ये देख नडकर्णी काफी बौखला जाता है और इसी बीच एक आदमी को देखते हैं जो कि पल्लवी की स्टूडेंट इशिता के पास आता है और कहता है कि उसे विक्की के बारे में कुछ बताना है। जिसके बाद इशिता उसे पल्लवी के पास लेकर जाती है। तो वही हम स्टूडियो में देखते हैं जहाँ नडकर्णी कबीर को एक वीडियो दिखाता है, जो वीडियो असल में श्रीनाथ के मर्डर का होता है, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब उस वीडियो में श्रीनाथ को मारने के बाद कुछ लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। नडकर्णी ये देखकर विकी से पूछता है कि उन लोगों को ठीक से देखो, क्या उसे लगता है कि ये आरएसएस के लोग हैं? वो कहता है कि ये लोग किसी कम्युनिटी को नहीं, नफरत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हो। नडकर्णी कहता है कि सिर्फ श्रीनाथ ही नहीं, बल्कि देश भर में ऐसे कई सारे मर्डर्स हुए थे जिनका लक्ष्य बस एक ही था कि आरएसएस को बदनाम करना है, इससे एक दंगाई संघ साबित करना है और देश में नफरत फैलाना है। साथ ही नडकर्णी कहता है कि ये देश इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ये भारत है जो कि हर परिस्थिति में एक होकर खड़ा रहता है। विकी को यहाँ अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, जिसे देख पल्लवी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तो वही विकी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद इशिता उस आदमी को लेकर पल्लवी के पास आती है। तो वह आदमी बताता है कि एक्चुअली इस लड़के का नाम विकी नहीं है, एक्चुअली ये विकी कोई और नहीं बल्कि श्रीनाथ का बेटा है, जिसका 8 साल पहले मर्डर हुआ था। अब ये जानकर पल्लवी काफी ज्यादा शॉक थी। उसे समझ में आ गया था कि विकी ने उन्हें डबल क्रॉस किया है। विकी बस अपने पिता की मौत की सच्चाई और आरएसएस की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नडकर्णी भी इन सब सवालों से काफी हैरान था, क्योंकि विकी ने ये सारे सवाल उसे थीसिस बनाते हुए भी पूछे थे, फिर भी वो इसे सबके सामने पूछ रहा था। जिसकी वजह से भी नडकर्णी को एहसास हो गया था कि विकी उनके खिलाफ नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि सारी सच्चाई बस सबके सामने आ जाए। जिसके कुछ दिनों बाद हम विकी को देखते हैं जो मणिपुर में अपनी माँ और सारा के साथ था और वो बच्चों को पढ़ा रहा था। अब सारा उसका एक वीडियो बनाती है और नडकर्णी को भेज देती है, जो देखकर नडकर्णी को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि विकी ने ये सब कुछ बस अपने पिता की मौत की असलियत सबके सामने लाने के लिए किया था। जिसके बाद सारा विकी से पूछती है कि उसका ये मिशन तो हो गया, तो उसका अगला मिशन क्या है? जिस पर विकी कहता है अष्टलक्ष्मी, जिसे हम 7 सिस्टर्स प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये बात सुनकर सारा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब विकी जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हमें जब इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा तब पता चल जाएगा। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।